Hello everyone, this is Shelly Agarwal. In today's class, I am going to teach you apoptosis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है apoptosis जो CSR में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. इस पे क्वेश्चन सेक्शन सी में भी आते हैं और सेक्शन बी में भी आते हैं. ठीक है, तो apoptosis को मैं दो पार्ट्स में टीच करूंगी आपको. आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट कल मैं आपका सेकेंड पार्ट apoptosis का अपलोड कर दूंगी. तो बहुत ही ध्यान से समझने जा रहे हैं apoptosis है क्या. आपको लेक्चर बीच में मिस नहीं करना है, पूरा कंटिन्यूटी के साथ देखना है क्योंकि पूरा फ्लो बनेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो अभी हम दो लेक्चर्स में थ्योरी पढ़ेंगे. आफ्टर डेट मैं आपको अपॉप्टोसिस के लास्ट 5 to 6 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनके ऊपर लेक्चर आपको अपलोड करूंगी ताकि आपने जो सीखा है, जो थ्योरी आपने सीखी है, आप उसके कंसेप्ट अप्लाई कर सके और चेक कर सके कि आपका अपॉप्टोसिस सीएसआर के लिए तैयार हुआ भी है या नहीं हुआ है. ठीक है, तो इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपॉप्टोसिस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये अपॉप्टोसिस क्या है. व्हाट इज अपॉप्टोसिस? तो अपॉप्टोसिस स्टूडेंट्स हमने ग्रीक वर्ड से लिया है. अपॉप्टोसिस जो वर्ड हमने लिया है वो हमने ग्रीक वर्ड से लिया है. ग्रीक में क्या होता है? ग्रीक में अपो का मतलब होता है फ्रॉम और पटोसिस का मतलब होता है फॉलिंग. मतलब अपॉप्टोसिस जो वर्ड है उसका जनरल इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम फॉलिंग. ठीक है, तो होता क्या है, अभी अपॉप्टोसिस है क्या, ये तो हमने इसका ओरिजिन देख लिया कि ये वर्ड कहाँ से आया. अपॉप्टोसिस को अगर मैं सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहूँ बायोलॉजी लाइफ साइंसेस में, तो अपॉप्टोसिस का मतलब होता है सेल की डेथ होना. सेल की डेथ एक्सीडेंटल नहीं हो रही है. जब सेल की डेथ पूरी प्लानिंग के साथ की जाए, मतलब जब पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे प्रोग्राम के साथ एक सेल की डेथ होती है, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी जिसे बोला जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसी को बोलते हैं अपॉप्टोसिस. ठीक है, और जब एक्सीडेंटल डेथ होती है, जब आपके सेल की जो डेथ होती है वो कैसी होती है? एक्सीडेंटल डेथ. ठीक है, सपोज आप कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको इंजरी हुई है, वहां के टिश्यूज जो है, वहां के सेल्स जो है वो मर गए हैं, मतलब ये जो एक्सीडेंटल डेथ जो आपकी हुई है इसको बोलते हैं नेक्रोसिस. क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस. तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका डिफरेंस हम आगे देखेंगे, अपॉप्टोसिस और नेक्रोसिस. तो अगर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉप्टोसिस को डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगी? मैं सिंपल टर्म में बोलूंगी कि अपॉप्टोसिस कैसा प्रोसेस है. अपॉप्टोसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है. इसमें एटीपी खर्च होता है. अपॉप्टोसिस में क्या खर्च होता है? एटीपी. तो इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म. एनर्जी खर्च होती है, लेकिन नेक्रोसिस में एनर्जी खर्च नहीं होती. तो एक मेन डिफरेंस तो मैंने आपको यही बता दिया. ठीक है, तो अपॉप्टोसिस क्या है? एक एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है. किसका? प्रोग्राम सेल डेथ का. इसमें एक सेल की डेथ होती है पूरे प्लानिंग के साथ, मतलब मर्डर किया जा रहा है सेल का. ठीक है, देखते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, एक सेल की डेथ हम पूरे प्लानिंग के साथ क्यों कर रहे हैं. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है एम्ब्रियोजेनेसिस. होता क्या है, जब आपका एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो फर्दर क्या करता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी ह्यूमंस की ये जो फिंगर्स है ना, जो आज आप सेपरेट देख रहे हो, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे सेपरेट नहीं होती. ठीक है, इन फिंगर्स के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है इंटर डिजिटल सेल्स. तो अपॉप्टोसिस होता है, मतलब सेल की क्या होती है? डेथ होती है. सेल की डेथ होने की वजह से ये जो इंटर डिजिटल सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं? ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है. और इनकी डेथ होते ही आपकी जो फिंगर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? सेपरेट. क्या हो जाती हैं? सेपरेट. जो अपने आज आपको पढ़ा रही हूँ उतना इजीली मैंने मार्कर होल्ड कर रखा है, ये इतना इजी नहीं होता अगर लाइफ में क्या नहीं होता? अपॉप्टोसिस नहीं होता. तो ये थी एक एप्लीकेशन एम्ब्रियोजेनेसिस अपॉप्टोसिस की. और देखने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप अपॉप्टोसिस को यूज कर सकते हो. तो अगर मैं एक फ्रॉग की बात करूं, किसकी बात करूं? फ्रॉग की. तो एक टर्म आपने सुना होगा मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है आपका जो एडल्ट है, आपका जो एडल्ट है वो बनना, मतलब जो आपका लार्वा है, लार्वा से जब आप अडल्ट फॉर्म में जाते हो तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. तो फ्रॉग में क्या होता है, जो टेडपोल फॉर्म है, जब वो फ्रॉग में मतलब एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो फ्रॉग के पास टेल नहीं होती, लेकिन टेडपोल के पास क्या होती है? टेल होती है. तो ये जो टेल है, ये जो टेल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका अपोप्टोसिस हुआ है. इसीलिए क्या हुआ है, जो टेल के सेल्स हैं वो डिसअपियर हो गए हैं, वो मर गए हैं, और इसी रीजन से फ्रॉग में टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है. तो मेटामॉर्फोसिस में भी आप क्या देखते हो? अपोप्टोसिस की एप्लीकेशन देखते हो. तो आप कॉपी में हैंड पेन नोट्स बना सकते हो. When a tadpole changes into a frog at metamorphosis, the cells in the tail die and the tail disappears. ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं. एक और एप्लीकेशन, आपका मतलब वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम है, वर्टिब्रेट का जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इसमें भी अपॉप्टोसिस होता है. होता क्या है, जो आपके टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होते हैं जिनकी डेवलपमेंट हो रही होती है,
तो अपोप्टोसिस क्या करता है, अपोप्टोसिस एलिमिनेट्स डेवलपिंग टी एंड बी लिम्फोसाइट दैट फेल टू प्रोड्यूस पोटेंशियली यूजफुल एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। मतलब ये जो टी सेल और बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, अगर ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं बना पाते, मतलब अपना काम नहीं कर पाते, तो अपोप्टोसिस करके हम क्या कर देते हैं, इन सेल्स की डेथ करवा देते हैं, क्योंकि हमारे अभी किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अपोप्टोसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस आपने देख लिया, मेटामॉर्फोसिस आपने देख लिया। ठीक है, कोई सपोज वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन भी क्या होता है, अपोप्टोसिस होता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो सेल्स हैं, उनको अपोप्टोसिस से क्या करवा दी जाती है, उनकी डेथ करवा दी जाती है, ताकि वायरल इन्फेक्शन पूरे में ना फैले। एजिंग जब होती है, ठीक है, एजिंग में भी हम क्या यूज करते हैं, अपोप्टोसिस को ही यूज किया जाता है। तो ये थी आपकी अपोप्टोसिस की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया मैं बता दूं, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, सेल की प्लानिंग के साथ डेथ होना, और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है एक्सीडेंटल सेल की डेथ होना। अपोप्टोसिस में आपकी एनर्जी खर्च होती है, तो वो एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और नेक्रोसिस में आपकी एनर्जी खर्च नहीं होती, तो वो कैसा प्रोसेस है, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट देखने जा रही हूँ, नेक्स्ट कि अपोप्टोसिस का जो ये प्रोसेस है, ये होता कैसे है। तो इस नेक्स्ट जो सेक्शन है, इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पता चलेगा कैसे। देखते हैं प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस क्या है। ये देखो हुआ क्या, ये है एक नॉर्मल सेल, ये देखो ये मैंने बना दिया एक नॉर्मल सेल, और यहाँ मैंने बना दिया सुंदर सा न्यूक्लियस, उतना सुंदर नहीं है। ठीक है, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये है आपका क्रोमेटिन। ठीक है, और देखने जा रहे हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं सेल के अंदर। तो सपोज ये मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइजोसोम्स, ये राइबोसोम्स, यहाँ मैंने बना दिया आपका ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी दिखा दिया, ये मैंने आपकी बना दी गोल्जी अपैरेटस। तो इस तरीके से ये मैंने बना दिया एक प्रॉपर सेल। ठीक है, ध्यान से देखने जा रहे हैं, होता क्या है, ये जो नॉर्मल सेल है, ये किस तरीके से अपोप्टोसिस का प्रोसेस करता है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो हुआ क्या, अगर मैं इस नॉर्मल सेल को प्रोटीएज दे दूं, प्रोटीएज क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नीचे एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है एक्टिन, जो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाने जा रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन मिलता है, जिसका नाम है एक्टिन, जो क्या करता है, सेल की शेप को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, और एक्टिन भी क्या है, एक्टिन भी एक प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीएज है, ये क्या करता है, ये एक्टिन का डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी शेप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और इस टाइप से बन जाता है एक सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बल्जी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैब। क्या बोलते हैं, ब्लैब। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैबिंग। क्या बोलते हैं, ब्लैबिंग। तो ब्लैबिंग अभी थोड़ी सी हुई है या बहुत ज्यादा हुई है, थोड़ी सी ब्लैबिंग हुई है। ठीक है, और क्या होता है देखने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब एक नॉर्मल सेल अर्ली अपोप्टोटिक कंडीशन में एंटर करता है, तो क्या क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ब्लैबिंग होती है। क्या होती है, ब्लैबिंग। उसके बाद देखने जा रहे हैं, ये जो सेल है, ये क्या करता है, श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सेल की श्रिंकेज स्टार्ट हो जाती है जब वो एक नॉर्मल सेल एक अर्ली अपोप्टोटिक सेल में कन्वर्ट होता है। जो साइटोप्लाज्म है, वो बहुत ज्यादा डेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्रोमेटिन का क्या होने लग जाता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इरिवर्सिबल स्टेप है, अगर एक बार क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया, इसका मतलब अपोप्टोसिस होके रहेगा। और इस चीज के लिए एक स्पेशल टर्म भी यूज करते हैं, पिक्नोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं, पिक्नोसिस। पिक्नोसिस का मतलब इरिवर्सिबल क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो ये सारे फीचर्स होते हैं एक अर्ली अपोप्टोटिक सेल के। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है। ये देखो मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से, लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो फोस्फाटिडाइल सेरीन है, पीएस जिसको बोलते हैं, जिसमें -1 चार्ज होता है, ये जो फोस्फाटिडाइल सेरीन है, ये इनर लेयर में प्रेजेंट होता है, जो इनर लीफलेट होती है लिपिड की, उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जब एक सेल अपोप्टोटिक में कन्वर्ट होता है, एक अपोप्टोटिक सेल में कन्वर्ट होता है, तो ये जो पीएस है, ये फ्लिप करके बाहर आ जाता है। ठीक है,
तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक सेल है, क्योंकि अब देखो होता क्या है, मैक्रोफेजेस के पास पीएस के लिए रिसेप्टर मिलता है। तो एक नॉर्मल सेल है और एक अपोप्टोटिक सेल है, मैं यहाँ समझा रही हूँ। ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक अपोप्टोटिक सेल है, और ये है आपका मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के पास क्या है, पीएस के लिए रिसेप्टर मिलता है। तो जो अपोप्टोटिक सेल है इसके पास पीएस होगा तो मैक्रोफेज इसको पहचानेंगे और इसको खा जाएंगे। लेकिन जब मैक्रोफेज इसके पास आएगा तो इसके पास रिसेप्टर तो उसके पास है, किसके पास, मैक्रोफेज के पास, लेकिन इसके पास लाइगेंड नहीं है, इसके पास पीएस नहीं है बाहर। तो मैक्रोफेज इसे कुछ नहीं करेगा, इसे छोड़ देगा, क्योंकि मैक्रोफेजेस के पास आंखें थोड़ी है। तो मैक्रोफेजेस के पास ये वाली सिग्नलिंग चलती है कि उसका रिसेप्टर है, अपोप्टोटिक सेल उसको पीएस देता है, लाइगेंड देता है, और वो उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है अपोप्टोटिक सेल का कि पीएस, फोस्फोडाइएस्टेरिन कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। और देखने जा रहे हैं और क्या होता है, तो ये मैं आपको बना दूं, ये है आपका न्यूक्लियस, और अंदर का जो क्रोमेटिन है ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, कंडेंस हो चुका है। और ये बाकी स्ट्रक्चर में आपके ड्रॉ कर देती हूँ रफली। ठीक है, रफली मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये तो हो गया कि अर्ली अपोप्टोटिक स्टेजेस में क्या हुआ। अब देखने जा रहे हैं लेट अपोप्टोटिक स्टेज, कि अपोप्टोटिक की जब लेट स्टेजेस आती हैं तो क्या होता है। तो होता क्या है, ब्लैबिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लैबिंग जो है आपकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हो जाती है। मतलब ये देखो इस तरीके से बन जाता है सेल आपका, बहुत ज्यादा ब्लैबिंग हो जाती है सेल की। जो आपका डीएनए था, जो आपका न्यूक्लियर अंदर मटेरियल था, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका मटेरियल था, इसके फ्रेगमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका जो डीएनए है वो कैसा हो जाता है, वो आपका डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाता है। जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है। आपका न्यूक्लियर एनवेलप और आपका डीएनए दोनों क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। और एक और फीचर क्या मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिवली ब्लैबिंग होती है, ब्लैबिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और पीएस तो जो बाहर था वो बाहर का बाहर ही रहता है। तो फिर होता क्या है, ब्लैबिंग जब इतनी ज्यादा हो जाती है तो सेल ऐसे छोटी छोटी बॉडीज में टूट जाता है, क्योंकि ये देखो ब्लैबिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो सेल क्या करेगा, जब बिल्कुल अंदर तक पूरी ब्लैबिंग हो जाएगी तो सेल छोटे छोटे बॉडीज में टूट जाता है। तो हो सकता है किसी के पास फ्रेगमेंटेड डीएनए आया है, किसी के पास नहीं आया, हो सकता है इसके पास ईआर आ गया, हो सकता है इसके पास गोल्जी आ गया, हो सकता है एक के पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी क्या बन जाती हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं। मतलब बहुत सारी बॉडीज बन गई, और ऑब्वियसली इन सब के बाहर क्या है, पीएस, इन सब के बाहर क्या है, पीएस। तो इन बॉडीज को कौन आइडेंटिफाई कर लेता है, मैक्रोफेजेस इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके पास पीएस के लिए रिसेप्टर होता है, और मैक्रोफेजेस इनको खा जाते हैं। तो देखो ध्यान से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन नहीं आती। ऐसा थोड़ी है कि हम रात को सो रहे हैं, सुबह उठे बोल रहे हैं मम्मी हमारे हाथ में सूजन आ गई, लगता है हमें रात को अपोप्टोसिस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं आती, क्योंकि ये जो सेल था, जो नॉर्मल सेल था, इसका जितना भी कंटेंट है ये सारा मैक्रोफेजेस ने खा लिया है। इन्होंने अपने सराउंडिंग में कुछ भी कंटेंट रिलीज नहीं किया है। ये रप्चर थोड़ी हुए हैं कि सेल डैमेज हुआ है, सेल टूट गया, सेल के अंदर पोर्स हो गए और सारा कंटेंट सराउंडिंग में आ गया। अगर कंटेंट सराउंडिंग में आता, सेल टूटता, पीएम में पोर्स हो जाते, पीएम डैमेज हो जाती, तब हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा पूरा नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, बाहर आपने कुछ भी सीक्रेट नहीं किया है अपने सराउंडिंग में, इसी रीजन से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। अपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जब नेक्रोसिस होता है, क्योंकि टिश्यू डैमेज होते हैं, पीएम जो है वो डैमेज हो जाती है, तो जो कंटेंट है वो बाहर सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है, इसलिए नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है। तो ये है पूरी स्लाइड, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं कि मैंने आपको क्या क्या टर्म सिखाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें पीएस इनर साइड पे होता है। अगर मैं इसको प्रोटीएज दे दूं तो एक्टिन डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैबिंग हो जाएगी। पीएम जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी शेप मेंटेन नहीं रहेगी, पीएस आउटर साइड पे आ जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा जिसको पिक्नोसिस भी बोला जाता है। और लेट स्टेजेस में क्या होगा, लेट स्टेजेस में जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ब्लैब कर जाएगी। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ब्लैबिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी, और क्योंकि उन अपोप्टोटिक बॉडीज का जो पीएस है वो आउटर सरफेस पे है, तो मैक्रोफेजेस उनको खा जाएंगे। और इन्फ्लेमेशन एब्सेंट है यहाँ पे, रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो कंटेंट है वो रिलीज नहीं किया है सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक प्रोसेस। किसका बेसिक प्रोसेस है, ये है आपका अपोप्टोसिस का बेसिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट नोट करना है वो ये नोट करना है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होती। तो मैं इसको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में, बाकी तो आप वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बना ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस associated
विद अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के साथ कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका अगर आपको मैं रीजन बताऊं तो नंबर फर्स्ट रीजन क्या है, इनका जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल का जो सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो बाहर रिलीज नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। और इनको कौन खा जाते हैं, इनको कौन फेगोसाइट कर जाते हैं, इनको फेगोसाइट कर जाते हैं मैक्रोफेजेस। तो कुछ बचता ही नहीं है जिससे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, इसी को आप नोट करेंगे और बाकी नोट्स आप वीडियो पॉज कर करके बना सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ मैं नेक्स्ट, मैं आपको डिफरेंस लिखवा देती हूँ अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे ये भी आप लोग नोट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपोप्टोसिस और ये रहा नेक्रोसिस। पहले मैं आज की क्लास में कंसेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, फिर मैं पूरे प्रोसेस पे आऊंगी मेन, ठीक है। तो अपोप्टोसिस में होता क्या है, अपोप्टोसिस में आपने देखा सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, सेल में क्योंकि ब्लैबिंग हो जाती है तो सेल श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में सेल स्वेल करता है, सेल की क्या होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं, यहाँ पे पिक्नोसिस होता है, ठीक है। पिक्नोसिस मतलब क्रोमेटिन कंडेंसेशन। और यहाँ पे एक और चीज होती है जो मैंने आपको बताई थी, जिसको बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं कार्योरेक्सिस। कार्योरेक्सिस का मतलब होता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, जो न्यूक्लियस है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और नेक्रोसिस में देखने जा रहे हैं, नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में पिक्नोसिस तो होता ही होता है, नेक्रोसिस में कार्योरेक्सिस भी होता ही होता है, लेकिन नेक्रोसिस में कार्योलाइसिस एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कार्योलाइसिस एक्स्ट्रा होता है। कार्योलाइसिस का मतलब क्या है देखने जा रहे हैं, कार्योलाइसिस का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीटली, पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये है सारे प्रोसेस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। होता क्या है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट रहती है, वो डैमेज नहीं होती। तो यहाँ पे जो पीएम है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, इंटेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, डिसरप्ट। कैसी हो जाती है, डिसरप्ट। फोर्थ पॉइंट, ये जो अपोप्टोसिस वाला प्रोसेस है इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट। और जो आपका नेक्रोसिस वाला प्रोसेस है उसमें मैं लिख सकती हूँ कि इस केस में एनर्जी नहीं चाहिए होती, मींस इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। और भी डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो आपका सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पे रहता है, इट विल रिटेन इन अपोप्टोटिक बॉडीज। जो आपकी अपोप्टोटिक बॉडीज बनी है वो उसी के अंदर रहता है। लेकिन नेक्रोसिस के केस में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, कहाँ पे रिलीज हो जाता है, सराउंडिंग में। और इसी रीजन से हमें क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन, जो सूजा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिलता है नेक्रोसिस में, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस आपके किसके, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दो टर्म्स और हैं जो आपने शायद सुनी हो, पायरोप्टोसिस और नेक्रोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस और नेक्रोटोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस देख के चले जाते हो, ये टर्म्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो अब हम इसके बारे में एक डिस्कशन देखते हैं। तो चलते हैं आगे, ये देखने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म जो हम सीखने जा रहे हैं वो है पायरोप्टोसिस। बहुत ही सिंपल टर्म है। पायरोप्टोसिस क्या है, पायरोटॉप्स एक बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो कि पीसीओडी की ही एक फॉर्म है। अभी आपने देखा कि जो अपोप्टोसिस है, अपोप्टोसिस भी क्या है, पीसीडी मतलब प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती। लेकिन पायरोप्टोसिस क्या है, ये भी पीसीडी है, पायरोप्टोसिस भी क्या है, ये भी प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस हो गया अपोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस के बीच में कि दोनों ही पीसीडी है। पूछ सकते हैं दोनों ही पीसीडी है तो फिर फर्क क्या है। तो अपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं। तो पायरोप्टोसिस ये है,
ठीक है। और देखने जा रहे हैं ये पायरोप्टोसिस का प्रोसेस जनरली हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जनरली जो एंटी माइक्रोबियल रिस्पॉन्स है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वहां पे हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। होता क्या है इसमें, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे पोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पायरो रखा गया है, क्योंकि पोर बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में क्या हो जाते हैं आपके, पोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, कहाँ पे, सराउंडिंग में सारा कंटेंट रिलीज हो जाता है। इसीलिए इन्फ्लामेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे देखने जा रहे हैं, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग भी होगी और उसके बाद सेल रप्चर भी करेगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है नेक्रोप्टोसिस। उससे पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो नेक्रोप्टोसिस देखने जा रहे हैं। नेक्रोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस की ही एक फॉर्म है, लेकिन नेक्रोसिस जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चलता, पूरे प्रोग्राम के साथ नहीं चलता, लेकिन नेक्रोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस की ही प्रोग्राम्ड फॉर्म है। तो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म देखने जा रहे हैं, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस को अगर मैं सिंपल टर्म में डिफाइन करूं तो मैं लिख सकती हूँ, इट इज एन प्रोग्राम्ड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस की प्रोग्राम्ड फॉर्म है। ठीक है। होता क्या है जनरली होता क्या है, जो प्रोटीएज मैंने आपको बताए थे अपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं, उनका नाम होता है कैस्पेजेस। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, उनका नाम होता है कैस्पेजेस। तो ये जो नेक्रोप्टोसिस वाला प्रोसेस है, ये क्या होता है, ये कैस्पेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये प्रोसेस जो है ये कैस्पेज इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया पायरोप्टोसिस, वो डिपेंड करता है कैस्पेज पे, और अगर नंबर पूछा जाए तो वो डिपेंड करता है कैस्पेज नंबर 1 पे। ठीक है। लेकिन ये जो नेक्रोप्टोसिस प्रोसेस है ये कैस्पेज पे डिपेंड नहीं करता। ये फिर किस पे डिपेंड करता है, इसको भी तो कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए होगा, तो ये डिपेंड करता है RIPK3 प्रोटीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, RIPK3 प्रोटीन पे। और RIPK की फुल फॉर्म क्या है, RIPK की फुल फॉर्म है रिसेप्टर इंटरैक्शन प्रोटीन काइनेज नंबर 3। तो ये इस पे डिपेंड करता है नेक्रोप्टोसिस का प्रोसेस। ठीक है। और इसमें भी क्या होती है, इसमें भी आपकी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, रप्चर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 4 टर्म्स हमने देखे, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, पायरोप्टोसिस और नेक्रोप्टोसिस। ठीक है। अब देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ये जो नेक्रोप्टोसिस का प्रोसेस है, ठीक है, ये जो नेक्रोप्टोसिस का प्रोसेस है, इसको पूछा जाए कौन इनहिबिट करता है, तो इसको कैस्पेज नंबर 8 इनहिबिट कर सकता है। तो नेक्रोप्टोसिस इज इनहिबिटेड बाय कैस्पेज 8। ठीक है। और कैस्पेज 8 का और क्या फंक्शन है, कैस्पेज 8 अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है, अपोप्टोसिस को करवाता है, लेकिन नेक्रोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है। तो अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेंगे और एक बार क्विकली सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। अब डिटेल में जो मुझे पढ़ना है वो है अपोप्टोसिस। टर्म्स मैंने सारी क्लियर कर दी हैं, लेकिन डिटेल में हमें पढ़ना है अपोप्टोसिस। तो देखते हैं अपोप्टोसिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।